पाकिस्तान सॉरी, वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और सिक्योरिटी काउंसिल फिर उस फैसले को इंप्लीमेंट कराएगी इंडिया के ऊपर, चाहे वो सैंक्शन कराती है, चाहे वो कोर्से में या जो भी यूज करती है, वो हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में जब अदालत एक फैसला देती है और दूसरी पार्टी उस फैसले को नहीं मानती है, तो क्या होता है? अदालत डायरेक्शन दे देती है किसको? एग्जेक्टिव ऑर्गन को। एग्जेक्टिव ऑर्गन क्या? पुलिस, कि आप इसको इंप्लीमेंट करो। पुलिस फिर उस फैसले को जाके इंप्लीमेंट करवाती है। तो जिस तरह हमारे मुल्क में एक जुडिशियल ऑर्गन है, दैट इज कोर्ट्स, जितनी भी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक एग्जेक्टिव ऑर्गन है, दैट इज जितना भी आपकी एग्जेक्टिव ऑर्गन में आ जाते हैं, ये पुलिस आ जाती है, आपकी आर्मी, ये सब एग्जेक्टिव आ जाती है। एंड थर्ड वन इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जो कि पार्लियामेंट आ जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में भी तीन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो पार्लियामेंट की तरह है, वो टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन, वो है जनरल असेंबली। ठीक हो गया। एक है एग्जेक्टिव ऑर्गन, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। और एक जुडिशियल ऑर्गन है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो जब भी जुडिशियल ऑर्गन को कोई आईसीजे का डिसीजन नहीं मानेगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल बीइंग एन एग्जेक्टिव ऑर्गन उसको इन्फोर्स करेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 ऑफ यूएन। तीन पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं जी चौथे पॉइंट पे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीजें आपको पता होती हैं, सिर्फ आपको नाम नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या है? बड़ा सिंपल सी चीज है, आप सबको पता है, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में आ जाए, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? अपर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, ये आपने सुना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट पर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाइंडिंग है। इसी तरह हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाइंडिंग है। तो थोड़ा सा आज हम इसको चेंज करते हैं। ये तो आपने सुना हुआ है कि अपर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, ये चीज आपने सुनी हुई है। लेकिन थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट आज कर लें कि जो कोर्ट डिसीजन देता है, उसका डिसीजन उस पर खुद भी बाइंडिंग होता है और उससे लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, तो उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पर खुद भी बाइंडिंग है, उसका अपना डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी बाइंडिंग है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, रूल ऑफ प्रेसिडेंट या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। और फॉर एग्जांपल, अगर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, तो उसका डिसीजन हाई कोर्ट पर खुद भी बाइंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी बाइंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। सो मतलब ये हुआ, जी जी बिल्कुल, जजमेंट की बात कर रहा हूँ बच्चे, जजमेंट की बात कर रहा हूँ। सो अब मतलब ये हुआ कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो कोर्ट फैसला देती है, द कोर्ट इटसेल्फ एंड द कोर्ट ऑफ लोअर जुरिसडिक्शन इज बाउंड बाय दैट डिसीजन। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। ठीक हो गया। ये तो हमारे मुल्क में फॉलो होता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में आईसीजे कोई फैसला देता है, तो वो अपने डिसीजन को किसी लेटर केस में बेशक सिमिलर फैक्ट हो चेंज कर सकता है। सो आईसीजे इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। मतलब कि आईसीजे एक डिसीजन देता है, तो उसका डिसीजन सिर्फ उन्हीं पार्टीज की हद तक उस पर बाइंडिंग है। अदरवाइज जब नया केस आएगा, तो आईसीजे एक मुख्तलिफ डिसीजन दे सकता है। मतलब कि आईसीजे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन क्या होता है, ये भी इसकी मैं नेक्स्ट सोर्स में एग्जांपल भी आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट सा समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो सोर्स है उसके अंदर डिटेल एग्जांपल आएगी कि फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स का या दो ऑर्गन्स हैं, लाइक सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली या किसी का कोई इशू होता है, उनको लॉ समझ नहीं आ रहा कि कौन ठीक है, एक कहता है ऐसे है, दूसरा कहता है ऐसे है। तो वो लॉ भिजवा देते हैं आईसीजे को, क्योंकि आईसीजे में जजेस जो बैठे हुए हैं वो जूरिस्ट हैं, वो समझते हैं इस चीज को। सो हाँ मारिया, मैं क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ इसमें, वैसे बड़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट सा समझाने की कोशिश कर लूंगा कि क्यों फॉलो नहीं करता है। अच्छा, अब एडवाइजरी ओपिनियन ये है कि वो लॉ भेज देंगे आईसीजे को, और आईसीजे को बताएंगे, कहेंगे जी आप अपनी एडवाइस दें कि हम में से कौन ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी नेक्स्ट सोर्स में आ भी जाएगी। ठीक है। तो आईसीजे एक एडवाइस देगा कि आप दोनों में से ये ठीक है, और लॉ दरअसल ये बात कर रहा है। सो दिस इज एन एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन जो होता है वो आईसीजे का, वो पार्टीज पर बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन पार्टीज इसको फॉलो करती हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ आईसीजे। ठीक हो गया। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी होती है क्योंकि आईसीजे में पढ़े लिखे जजेस बैठे हुए हैं, दे आर जूरिस्ट, तो उनका डिसीजन ठीक होगा और वो दूसरे न्यूट्रल होते हैं। सो लिहाजा आईसीजे का जो फैसला होता है एडवाइजरी फैसला, सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं कह रहा। एडवाइजरी ओपिनियन जो होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, और पार्टीज लेकिन इसको फॉलो करती हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ आईसीजे। लेकिन अगर नहीं फॉलो करेंगी तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं दी जा सकती। अच्छा, मैं मारिया के क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले आ जाऊं लास्ट पॉइंट पे, एक्स एक्यू एट बोनो।
एक्स एक्ो एट बोनो का मतलब ये बेसिकली लेटन है, इसका इंग्लिश मतलब है वेयर द पार्टीज एग्री। बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान है। मसलन मसलन इंडिया और पाकिस्तान एक केस लेके गए आईसीजे में। आईसीजे ने दोनों का सुन लिया, हियरिंग कर ली। अब अभी डिसीजन नहीं आया। डिसीजन आने से पहले पहले पाकिस्तान और इंडिया आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो आईसीजे के पास अपना कॉम्प्रोमाइज सबमिट करवाते हैं। ठीक हो गया। जब वो कॉम्प्रोमाइज सबमिट करवाएंगे तो आईसीजे इज बाउंड टू डिसॉल्व टू सॉरी टू रिजॉल्व दिस इशू या टू और जजमेंट ऑन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्प्रोमाइज। ठीक हो गया। आईसीजे बाउंड है कि वो उस कॉम्प्रोमाइज को एडमिट करे और उस कॉम्प्रोमाइज की बेस पे आईसीजे इज बाउंड टू डिस्पोज ऑफ द केस। सो वेन एवर पार्टीज एग्री ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, बट कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सुननी जरूरी है, बिफोर द जजमेंट ऑफ आईसीजे। आईसीजे का फैसला आने से पहले, फैसला आने के बाद नहीं। when the parties agree on any point of law, when the parties entered into a compromise on any point of law before the judgment of ICJ, then ICJ is bound to dispose of the case on the basis of that compromise. ICJ ये नहीं कहेगा जी कि मैंने compromise effect आपका नहीं मानना और मैं अपना फैसला दूंगा। नो, ICJ बाउंड है कि वो उस compromise को माने और उसी पे केस को डिस्पोज ऑफ कर दे, बट कंडीशन है कि वो compromise ICJ के जजमेंट आने से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं। इसका उर्दू में एक मुहावरा है, लिख लें, आपको याद रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसी बातें बड़ी याद रहती हैं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। ठीक हो, क्या सुना होगा आप लोगों ने। सो मियाँ बीवी इधर मीन को पार्टीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड काजी मीन कोर्ट, अदालत। ठीक हो क्या। मैं क्वेश्चंस बच्चे सुनता हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये पॉइंट आखिरी एक्सप्लेन कर रहे थे। सो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, इससे मतलब क्या हुआ कि जब मियाँ बीवी मीन के पार्टीज राजी हो गई हैं तो काजी का मुकाम मतलब अदालत का कोई काम नहीं रहता। तो एक्स एक्यो एट बोनो की उर्दू ट्रांसलेशन समझ लें, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। क्लियर हो गया जी। अब मैं आता हूँ जरा क्वेश्चंस के ऊपर। एविडेंस फ्रॉम दिस जजमेंट, व्हाई इट डज नॉट फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, मारिया का क्वेश्चन है, मारिया बासित का, कि व्हाई इट डज नॉट फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा है कि इसमें एक डिटेल होती है, क्लास में मैं पूरा इसके ऊपर कोई लेक्चर होता है कि क्यों इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और टाइम की कमी भी है तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। मारिया ऐसे है कि कई जगहों पे आईसीजे को डिफरेंट डिसीजन देना पड़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर रशिया और अमेरिका का केस है, इसके ऊपर मैं इलस्ट्रेशन बनाता हूँ तो, लेकिन अभी इसको मैं ऑनलाइन नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऑनलाइन। सो लेट्स से अमेरिका और रशिया के केस में बीच में केस आ जाता है, कोई ट्रीटी की वॉलेशन की है रशिया ने। ठीक हो गया। सो आईसीजे को पता है कि अगर मैं इसको रशिया के खिलाफ फैसला भी दे दूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेट्स से, तो रशिया उसको नहीं मानेगा। जब रशिया नहीं मानेगा तो आपको भी मैंने बताया अमेरिका के पास क्या सिचुएशन है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में जाके रेजोल्यूशन पास करेगा कि रशिया आईसीजे का डिसीजन नहीं मान रहा, उसको सैंक्शन करो। ऐसी रशिया क्या करेगा, उसको वीटो कर देगा और आईसीजे का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक हो गया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कि बच्चे समझ आ जाए इतने से तो ठीक है, अदरवाइज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो लिहाजा रशिया क्या करेगा, उन दोनों के बीच में लेट से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करा देता है। अब बाद में सिमिलर नेचर का केस आता है, सेम फैक्ट्स का केस आता है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। अब पाकिस्तान भी वैसा करता है, वही वायलेशन करता है। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट रशिया फॉलो करता, सॉरी आईसीजे फॉलो करता होता तो पाकिस्तान कह देता भाई आईसीजे को कि यू आर बाउंड टू फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप वही फैसला दो आपने रशिया के केस में जो दिया था। लेकिन वहां पे तो उसकी मजबूरी थी, उसने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना निकालना था, तो उधर उसने कॉम्प्रोमाइज करा दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के केस में क्या हुआ, वो यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करता तो वो डिफरेंट डिसीजन दे सकता है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी था कि आईसीजे के लिए रखा जाए कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को फॉलो ना करे। मारिया कुछ समझ आ गई है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, बट डिटेल में जरा मुश्किल हो जाएगा। गुड, एक्सीलेंट, अच्छा हो गया, आपको इतनी थोड़ी सी बात भी समझ आ गई। अच्छा, जिस स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन कर दूं, जैसे ही मैं आंसर कर दूं उससे यस कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए। आगे आ जाते हैं। फिजा का कंसेंट इज मस्ट। कंसेंट किस चीज के लिए फिजा आप पूछ रही थी? आईसीजे में जाने के लिए? यस, आईसीजे में जाने के लिए कंसेंट मस्ट है दोनों पार्टीज की, इसके अलावा आईसीजे में नहीं जाया जा सकता। ठीक हो गया फिजा। सो कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज नेसेसरी। हम आईसीजे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, गुलाम अली का क्वेश्चन मैं आंसर कर दूं। यस, गुलाम अली, यही फिजा के जो क्वेश्चन है इसके मैंने आंसर किया है कि आईसीजे का डिसीजन
दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग सिर्फ उसी वक्त होगा जब दोनों पार्टीज अपनी कॉन्सेंट से म्यूचुअली आईसीजे के पास जाएंगी, और अगर वो नहीं जाती हैं, लेट से इंडिया चला गया पाकिस्तान नहीं गया, तो फिर उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, ना ही उसकी जुरिसडिक्शन होती है। क्लियर जी? ओलाम अली, आपको क्लियर हो गया? प्लीज से इट यस। ओके ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट है जी तूबा का क्वेश्चन है। नहीं तूबा बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्लेबिसाइड है वो आईसीजे का काम करवाना नहीं है, वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम करवाना है। और हम कमिंग क्लासेस में कश्मीर इशू को इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, वहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट अभी के लिए आंसर, क्योंकि हम अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं रेलेवेंट टॉपिक, तो अभी के लिए आंसर ये है कि प्लेबिसाइड जो करवाना है वो आईसीजे नहीं करवा सकता, वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। ठीक हो गया? गॉट इट? ओके। सो प्लेबिसाइड जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, आईसीजे का काम नहीं है। इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की 1948 की रेजोल्यूशन भी है प्लेबिसाइड कश्मीर में करवाने की, बट जब हम इंशाल्लाह कश्मीर इशू को थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हम उस चीज को उधर डिस्कस करेंगे। ओके जी। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस जुडिशियल ट्राइब्यूनल? चलो वी मूव ऑन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ओके, चलते हैं जी। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हेडिंग दे, सब हेडिंग होगी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज सब हेडिंग ऑफ फोर सोर्स। हरी अप जल्दी से प्लीज। अच्छा, अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या है जी? पहला पॉइंट लिखिए, फोरम का नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फोरम का नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसके सामने ब्रैकेट में लिख लें, इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। इट इज नाइदर कोर्ट, कोर्ट अदालत, COURT, इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले सारे पॉइंट्स लिख लें, ठीक हो गया? मैं पहले आप लोगों को इसलिए सारे पॉइंट्स लिखवा देता होता हूँ ताकि फिर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोग को एक रिलैक्स होते हैं, स्टूडेंट्स की फितरत है कि वो रिलैक्स होते हैं रिटर्न मटेरियल, तो पहले मैं लिखवा के फिर एक्सप्लेन करता होता हूँ। नेक्स्ट लिखिए जी, सेकंड पॉइंट, members of permanent court of arbitration are called arbitrators। इनको जजेस नहीं कहेंगे, नेवर, इनको हम कहेंगे आर्बिट्रेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, arbitrators are appointed with the consent of parties। arbitrators are appointed with the consent of parties। arbitrators are appointed with the consent of the parties। Next point, decisions of an arbitrator is called award, AWARD, award। Decision of an arbitrator is called award। Next point, award is binding upon the parties। Award is binding upon the parties। Next point, it is not necessary, it is not necessary for an arbitrator, for an arbitrator to strictly follow law, to strictly follow law। He may gives political diplomatic solution। He may gives political diplomatic solution। ओके फिजा, ये पेस्ट कर दें, फिर हम अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं है क्या। अच्छा, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है चौथे सोर्स की जो दूसरा पार्ट है, उस जिस तरह उस फोरम का नाम था आईसीजे, इसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जब भी आप ये लिखेंगे इसके साथ ये लाजमी लिखना कंपलसरी होगा, इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। वो क्यों, ये जरा देखिएगा, वो मैंने दोस्त वाली मिसाल दी थी
कि दोस्त जो है वो ये फैसला नहीं कर सकता कि जी मैं आपको दफा 419(20) के तहत सजा देता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। सजा पनिशमेंट देना सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ का काम है, तो ये अदालत दे सकती है, आर्बिट्रेटर नहीं दे सकता। आर्बिट्रेटर के लिए अक्सर वर्ड यूज करते हैं सालसी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझा दूं कि इंटरनेशनल लॉ में होता क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं इनको डिस्कस करूं पॉइंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई है। आपको पता है पानी के इस्तेमाल की पर दरिया के कि कौन सा दरिया किसका होगा। उस ट्रीटी के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जब भी फ्यूचर में कोई मसला आएगा तो हम अपना फैसला करवाएंगे आर्बिट्रेशन से, मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब जब भी कोई इशू आता है, हमें कोई मसला आता है, दोनों पार्टीज क्या करती हैं, और हमने उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो आर्बिट्रेटर होगा वो वर्ल्ड बैंक होगा। देखिए, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम नहीं है, एक ऑर्गन का, एक इंस्टीट्यूशन का नाम हमने लिख दिया। अब हम क्या होता है कि जैसे ही कोई इशू आता है इंडिया पाकिस्तान को, वो दोनों क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक को लिख देते हैं जी हमारे बीच में ये इशू आ रहा है, और वर्ल्ड बैंक को कहते हैं कि हमें इसमें आर्बिट्रेशन करके दें, सालसी का रोल प्ले करें। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये दोनों को कह देता है जी कि इस डेट के ऊपर आप अपने पार्टीज को भेज दें हेग। हेग, HAGUE, हेग वो जगह है जहाँ पे ये बिल्डिंग है, ICJ की बिल्डिंग हेग में है, एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बिल्डिंग भी हेग में है। वो उनको कहते हैं जी हेग आ जाए। दोनों पार्टीज आ जाती हैं हेग उस तारीख पे। वो दोनों पार्टीज को सुनता है, अपना अवार्ड देता है, अवार्ड जो उसका डिसीजन होता है उसको अवार्ड बोलते हैं। और वो अब बंदा वापस चला गया वर्ल्ड बैंक, न्यूयॉर्क चला गया वापस, और पाकिस्तान इंडिया अपने मुल्क वापस आ गए, और खत्म। मतलब ये हुआ, दो चीजें हमने अभी इस पूरे प्रोसेस में देखी। पहली बात तो ये हमने देखी कि हेग में कोई परमानेंट सीट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब पार्टीज का इशू आता है वो आर्बिट्रेटर को कहते हैं, आर्बिट्रेटर जाके फैसला करते हैं, फैसला देते हैं और वापस चला जाता है, तो सीट खाली। अनलाइक आईसीजे, आईसीजे में 15 जजेस 9 ईयर्स के लिए परमानेंटली बैठे होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। सो आईसीजे में परमानेंट सीट एग्जिस्ट करती है, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई परमानेंट सीट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए मैंने कहा नहीं, आर्बिट्रेटर जज नहीं होते हैं बच्चे। ठीक है, मैंने बताया था जजेस नहीं होते हैं, मैंने स्पेशली कहा है कि इसको आप जज नहीं लिखेंगे। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं, सो कोई परमानेंट सीट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए मैंने कहा इट इज नॉट परमानेंट। सेकंड, मैंने कहा जी इट इज नॉट कोर्ट। कोर्ट के पास पेनल्टी की पावर होती है, वो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी दोस्त की वाली। लेकिन जो आर्बिट्रेशन जो होती है, ना तो वो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आखिरी पॉइंट में लिखवाया भी हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्ट्रिक्टली फॉलो लॉ, ही मे गिव पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं करते हैं आर्बिट्रेटर्स, करना चाहे कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है। और ये कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन देख के, कोई बातचीत से मामले का हल निकाल के भी केस का फैसला दे सकते हैं। सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, ठीक है, ये जो है, इट इज नाइदर कोर्ट, ना ही ये कोर्ट है। कोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और पेनल्टीज वगैरह नहीं दे सकते उस तरह, मतलब जो लॉ की होती है। बस आप ये ध्यान में रख लें कि स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए इट इज नॉट कोर्ट। नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। नॉर परमानेंट क्यों नहीं, क्योंकि इनकी कोई परमानेंट सीट एग्जिस्ट नहीं करती है, आया डिसीजन दी और वापस चले गए। सो इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट, सो इट इज जस्ट अ नेम। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज जस्ट अ नेम। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसा बिलावल भुट्टो जो है, आप सबको पता है कि वो जरदारी का बेटा है, वो भुट्टो फैमिली से नहीं है, लेकिन हम उसको बिलावल भुट्टो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भुट्टो खानदान, उसका नाम भुट्टो है। ठीक हो गया। लेकिन वो भुट्टो फैमिली से नहीं है, वो जरदारी का बेटा है। सो इट इज जस्ट अ नेम, लेकिन हम नेम की वजह से उसको बिलावल भुट्टो कहते हैं। सो इसीलिए इस ट्राइब्यूनल को सिर्फ नेम से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं। इट्स नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबर्स जो होते हैं, इनको आर्बिट्रेटर कहा जाता है, और इनको जजेस आप नहीं कहते हैं, मैं ये लिखवाया भी आप लोगों को। तीसरा पॉइंट है, आर्बिट्रेटर्स पार्टीज के कॉन्सेंट से अपॉइंट होते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान को कोई केस है तो अगर वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो अपनी मर्जी से किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, किसी अमेरिकन डिप्लोमेट को, किसी रशियन डिप्लोमेट को, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन आईसीजे के जजेस को अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं होते, वो ऑलरेडी एक मेथड है, उसके थ्रू वोटिंग होती है और आईसीजे के जजेस अब इलेक्ट होते हैं। ठीक हो गया, अपॉइंट नहीं किए जाते। अच्छा, डिसीजन ऑफ आईसीजे जो, सॉरी, जो डिसीजन होता है उसको जजमेंट कहते हैं, जबकि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहा जाता है, और अवार्ड पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। और आखिरी पॉइंट कि वो स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं करते, वो कोई भी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। नहीं बच्चे, जो पंचायत वाला सिस्टम है वो अलग है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट वैसा हम कह सकते हैं, लेकिन पंचायती सिस्टम या जो ये सिस्टम होता है जिरगा सिस्टम, वो एक अलग चीज है, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, यू गॉट इट। ओके, आंसर क्लियर हो गया, शकील आपको भी क्लियर हो गया? सेम यस। ओके ग्रेट। ऐसा है जी, वन बाय वन में आता जाऊं।
सोहेब का क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी इज अवार्ड। बच्चे, इंडस वाटर ट्रीटी अवार्ड नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हमने लिखा हुआ है कि ये ट्रीटी है, अवार्ड नहीं है। इसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि जब भी हमारा कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट आएगा, ट्रीटी के अंदर हमने खुद से लिखा हुआ है पहले से, तो हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन करवाने जाएंगे, हम आईसीजे नहीं जाएंगे। सो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहते होते हैं। तो कोई फैसला आएगा तो उसको अवार्ड कहा जाएगा। सोहेब, यू गॉट इट? यस, अवार्ड इज बाइंडिंग इन नेचर। बच्चे, ये मैंने लिखवाया भी है, हारून ऊपर देखिए मैंने लिखवाया हुआ, अवार्ड इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। ठीक है, एज इन लीगल टर्म, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो गया। ठीक है जी, हारून गॉट इट। फिर हम आगे चलें, जल्दी बोलें सेम ही यस जिन जिन स्टूडेंट्स के आंसर हो गए। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए जी। फिफ्थ सोर्स पे टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, जल्दी आइए। फिफ्थ सोर्स, ज्यूरिस्टिक वर्क्स। ज्यूरिस्टिक वर्क्स लिखेगा। although juristic work although juristic work is not direct source of international law, yet the view of jurists yet the view of jurists helps yet the view of jurists helps in the development of international law, in the development of international law. अच्छा, जो आपके सोर्सेज हैं पहले चार, ठीक है, वो ही मेनली डिटेल में है। अब पांचवें सोर्स से आगे आगे सिर्फ आपने जस्ट एक एक पैराग्राफ में ही लिखना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई नो कि किस जगह पे आपको ज्यादा लिखवाना था। ठीक है, एक चीज ध्यान में रहे कि आपको पेपर में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स मिलते हैं, वो भी 4 5 6 मिनट आप जाया करते हैं, तो 25 से 30 मिनट के बीच में आपको टाइम मिलता है। सो यू मस्ट नो कि आप 25 से 30 मिनट में कितना लिख सकते हैं एक क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप डिवाइड करें टाइम। सो जूरिस्टिक वर्क में थोड़ा सा मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, आगे पे डिटेल आ जाएगी। जूरिस्ट क्या होते हैं? जूरिस्ट जो होते हैं, वैसे लॉ में तो सॉरी, अगर स्ट्रिक्टो सेंस में देखा जाए तो एक्सपर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड जूरिस्ट, जो मेनली जजेस के लिए हम यूज करते हैं। बट अगर स्ट्रिक्टो सेंस में ना देखा जाए तो कोई भी शख्स अपनी फील्ड में अगर एक्सपर्ट है तो ही इज अ जूरिस्ट ऑफ दैट फील्ड। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जूरिस्ट इस तरह इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंट जूरिस्ट हैं। जे जे स्टार्क है, ओपनहेम है, मैल्कम शाह है, ये सारे जूरिस्ट हैं। सो इनकी जो इंटरनेशनल राइटिंग्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इनकी जो रिसर्च है, इनके जो आर्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ लॉ, ऑल्दो दैट इज नॉट डायरेक्ट। और मैंने बताया था, एक चीज मैं बताना भूल गया, शुक्र है मुझे इस जगह याद आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो पहले तीन सोर्सेज हैं, जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, दे आर बाइंडिंग इन नेचर, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। दे आर बाइंडिंग इन नेचर। और फिजा काइंडली जब आप मुझे नोट सेंड करेंगे तो वो आप शुरू में ऐड कर दीजिएगा, ताकि मेरे पास पॉइंट लिखो और मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी स्टूडेंट्स को बताऊं तो उधर ही बता दूं। ठीक है जी। फर्स्ट थ्री सोर्सेज आर, जो फॉर्मल सोर्सेज हैं, दे आर बाइंडिंग इन नेचर। और बाकी जो सोर्सेज हैं सारे उसके अलावा, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, सब्जेक्ट टू कंडीशन वेयर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट दे आर बाइंडिंग। ठीक है जी, सब्जेक्ट टू कंडीशन वेयर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट दे आर बाइंडिंग, अदरवाइज दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। ठीक हो गया। सो ये जूरिस्टिक वर्क आपको पता है, ये सेकेंडरी सोर्स आ रहा है, इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। आपकी मर्जी, आप इसको फॉलो करो या ना करो। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। सो इतना आपको क्लियर हो गया, जो इंटरनेशनल जो जूरिस्ट हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो इंटरनेशनल राइटिंग्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, वो सोर्स ऑफ लॉ है। वहां से आप लॉ की डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोर्ट में केस आता है, लेट्स से सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का कोई केस आता है, पर्सनल लॉ से रेलेवेंट, तो मैं कहता हूं कि मैं पार्टी ए के फेवर में डिसाइड कर रहा हूं, क्योंकि इसी इशू को हनफी स्कूल ऑफ थॉट ने अपनी किताब हदाया में, हदाया इज अ बुक ऑफ हनफी स्कूल ऑफ थॉट, हदाया में ये चीज ऐसे लिखी है, लिहाजा मेरा फैसला पार्टी ए के फेवर में है। अब जरा देखिएगा, मैंने जो फैसला दिया उसका सोर्स क्या बना? उसका सोर्स बना हनफी स्कूल ऑफ थॉट का, मतलब इमाम अबू हनीफा का जो वर्क है। सो इमाम अबू हनीफा वाज जूरिस्ट इन इस्लामिक लॉ। सो उनका एक सोर्स, उनके उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो बुक थी, उनसे मैंने बेसिकली, हनफी स्कूल ऑफ थॉट तमाम जूरिस्ट की, हनफी स्कूल की जूरिस्ट की है। सो उस बुक से मैंने एक लॉ उठाया, उस पर रिलाई करके मैंने जजमेंट दे दी। अब जो मेरा फैसला है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन मेरे फैसला, मेरा जो डिसीजन आया, मेरी जो जजमेंट आई, उसका सोर्स क्या बन गया? जूरिस्टिक वर्क। सिमिलरली लेट्स से शिया स्कूल ऑफ थॉट का कोई इशू आता है,
तो मैं कहता हूँ जी मैं पार्टी ए या बी के फेवर में दे रहा हूँ ऑन द ग्राउंड, क्योंकि उनकी किताब बेलिया में ये चीज ऐसे लिखी हुई है। सो मेरी जजमेंट जो मेरी जजमेंट जो होती है वो लॉ डेवलप करती है, एक कोर्ट की जो जजमेंट होती है लॉ को डेवलप करती है, लेकिन उस जजमेंट या उस लॉ का सोर्स क्या बन गया? ज्यूरिस्टिक व्यू, उसकी किताब से देख के मैंने दिया। सो एम आई क्लियर व्हाट इज ज्यूरिस्टिक व्यू? हेलो, एम आई क्लियर? ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट सोर्स लिखें जल्दी से, क्योंकि हमने आज एक शॉर्ट नोट भी करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट सोर्स लिखिए छठा, सिक्स सोर्स है, डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जी नवीद, हम लोग देखें, हम किसी भी चीज की कोई किताब, लेट्स से अब अगर हदाया का हनफी स्कूल को फॉलो करना है तो हनफी स्कूल की किताबों को फॉलो फॉलो इज नॉट बाइंडिंग अपॉन अस, जरूरी नहीं है। मैंने एक बताया कि दैट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर, लेकिन हम कर सकते हैं, हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं मेलकम शाह की किसी बुक का हवाला दे के फैसला दे सकता हूँ। बात समझ आ रही है? वैसे अदरवाइज डिक्शनरीज जो होती हैं मेनली फॉलो की जाती हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा डिक्शनरी फॉलो की जाती है किसी इंटरप्रिटेशन के लिए, जो बुक है दैट इज ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ठीक है जी, जजमेंट्स में जो फॉलो की जाती है किसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन के लिए। अच्छा, अब हमारा जो सिक्स सोर्स है, नवीद यू गॉट इट, डिसीजंस ऑफ, नेक्स्ट सोर्स आ गया छठा, डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आपकी बुक में एक पैराग्राफ है, उसी बुक से वो एक पैराग्राफ उठा लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक हो गया? वो पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या, बजाय इसके कि मैं आपको लिखवाऊं, क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ है। देखिएगा जरा, पहले जरा समझिए छठा सोर्स है क्या। छठा सोर्स कह रहा है कि जब एक जिस एक ऑर्गन, लेट्स से एक ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक ऑर्गन जनरल असेंबली है, तो सिक्योरिटी काउंसिल अगर एक फैसला लेता है, उसका फैसला अगर जनरल असेंबली दूसरे ऑर्गन को लगता है कि ये ठीक है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को फॉलो करके अपने लॉज में भी वैसी चेंजेस कर सकती है। अब मैं एग्जांपल देने लगा हूं कैसे। कोरियन क्राइसिस के दौरान ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया, तो तमाम ने स्टेट्स ने कहा ये तो इसने इलीगल एक्ट किया, लिहाजा नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगने चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुई सैंक्शंस की नॉर्थ कोरिया के ऊपर। उस टाइम सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया का जो हामी था, जो एलाई था, दैट वाज यूएसएसआर। हुआ ये कि यूएसएसआर का जो मेंबर था, रिप्रेजेंटेटिव, वो सिक्योरिटी काउंसिल के उस सेशन में एब्सेंट था, उसने जो उसको अटेंड नहीं किया। लेटर ऑन नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लग गए। जब नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगे तो यूएसएसआर के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ये सैंक्शंस नहीं है, क्योंकि लग सकते हैं क्योंकि हम एब्सेंट थे, और एब्सेंट अमाउंट्स टू एब्सेंट होगा, हमारा प्रेजेंट होना लाजमी है। तब रेजोल्यूशन पास होगी, और ये हमारा एब्सेंट जो है इसको नेगेटिव वोट तस्वर किया जाए। ठीक हो गया? अब हुआ ये कि सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी मेंबर्स ने कहा कि नहीं जी, ये नेगेटिव वोट नहीं है, आप अगर प्रेजेंट होते, प्रेजेंट होकर अपना नेगेटिव वोट कास्ट करते, तो तब ये वीटो होता या तब नेगेटिव वोट तस्वर होता। तो आपका एब्सेंट होना नेगेटिव वोट तस्वर नहीं किया जाएगा, रूल्स की आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। दोनों के बीच में इशू आ गया, दोनों ने दोनों ने ये केस रेफर कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। दोनों ने ये केस रेफर कर दिया फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन। अभी हमने पीछे बात की थी, मैंने कहा था मैं आगे एग्जांपल दूंगा, अगर आपको याद है, आईसीजे की। तो दोनों ने आईसीजे को भेज दी कि आप अपना एडवाइजरी ओपिनियन दे दें कि हम दोनों में से कौन ठीक है। आईसीजे ने एडवाइजरी ओपिनियन दिया कि किसी पार्टी का प्रेजेंट हो के नेगेटिव वोट कास्ट करना जरूरी है, और अगर नेगेटिव वोट कास्ट नहीं किया, एब्सेंट है, तो एब्सेंट विल बी कंसिडर एज एब्सेंट, उसको हम नेगेटिव वोट तस्वर नहीं करेंगे। लिहाजा नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस हो गए हैं, लग गए हैं। सो एम आई क्लियर कि एडवाइजरी ओपिनियन है। अब ये एडवाइजरी ओपिनियन मैंने पीछे कहा था इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर, लेकिन स्टेट्स इसको फॉलो करती हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द डिसीजन। तो दोनों ने इनको फॉलो किया, और सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर कह दिया कि आइंदा के बाद हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इसका मतलब ये होगा। सिक्योरिटी काउंसिल के इस डिसीजन को जनरल असेंबली को भी ने अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको वेलकम किया, और उन्होंने भी कह दिया कि हमारे इलेक्शन के दौरान भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इसको ऐसा ही तस्वर किया जाएगा। सो देखिए, डिसीजन ऑफ वन ऑर्गन is a source of law for another organ. Am I clear? Sixth source.
हेलो। ठीक है जी। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। नवीद, रिपीट करने की क्या जरूरत है, इतना इजी था, उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखें, एक ऑर्गन कोई डिसीजन लेता है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया। अगर दूसरे ऑर्गन को लगता है कि ये चीज ठीक है, तो वो भी अपने लॉ में वो चेंजेस कर लेता है। सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने लेट से एक डिसीजन लिया कि जी ये इस लॉ की ये इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, जो मैंने अभी एग्जांपल दी, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। सो जनरल असेंबली को लगा कि ये तो अच्छा लॉ बना रहे हैं, तो जनरल असेंबली भी अपने लॉज में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट्स कर सकती है किधर से देख के, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेंडमेंट्स किए हैं। सो हमारा छठा टॉपिक है ही ये कि जब एक लॉ, एक एक ऑर्गन कोई डिसीजन लेता है और दूसरे को लगता है कि वो ठीक है, तो वो भी अपने लॉ में वैसी चेंजेस कर सकता है। अब्बास, आपके क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं करूंगा प्लीज, क्योंकि ये इधर रेलिवेंट नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पे अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में जी पहला आ गया, दैट इज, लिखिएगा रीजन, REASON, रीजन। रीजन इज अ सोर्स ऑफ लॉ। कैसे जी, किसी को याद है कुछ? अदर सोर्सेज जी हमारा है, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में ये अभी पेश कर देंगी। अदर सोर्सेज में लिखिएगा रीजन। ये दोनों भी दो मैं लिखवा लूं तो ये फिजा पेश कर देंगी, डोंट वरी। अच्छा, रीजन कैसे सोर्स ऑफ लॉ है? हाँ, मारिया गलत आंसर दे दिया। पॉजिटिविस्ट तो कॉन्सेंट की बात करते थे, रीजन तो नेचुरलिस्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, नेचुरलिस्ट जो थे वो रीजन की बात करते थे, ठीक हो गया। पॉजिटिविस्ट कॉन्सेंट की बात करते थे, भूल गए। हम्म। अच्छा, अब देखते हैं जी, रीजन आप इधर नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट का हवाला नहीं देंगे, लेकिन एक सिंपल जहन में रखेंगे, रीजन इज अ सोर्स ऑफ लॉ। रीजन कैसे सोर्स ऑफ लॉ है? फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में कोई केस आता है, कोई नया इशू आ जाता है, और लॉ में वैसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। सो जज आपको या अदालत आपको ये नहीं कहेगी कि जी लॉ में इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं है, लिहाजा आप वापस चले जाएं। बल्कि अगर कोई लॉ ना हुआ, तो अदालत क्या करेगी, रीजनिंग करके आपको रिलीफ दे देगी। वो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ, और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको इस्लामिक लॉ से भी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा और कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा इशू वहां पे यमन में आ गया जहां पे कुरान और सुन्ना में कुछ ना हुआ, नो इजमा इज समथिंग एल्स, जहां पे कुरान और सुन्ना में कुछ ना हुआ, तो आप क्या करोगे? ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा, अगर कुछ ऐसी चीज ना मिली कुरान और सुन्ना में, तो मैं कियास करूंगा और वो फैसला दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक बेहतर होगा। सो मतलब ये हुआ कि कियास क्या होता है, रीजनिंग करना इज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक हो गया। सो रीजन इज अ सोर्स ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे पास एक दिन एक केस आया कोर्ट में, जिसमें पुलिस वाले पुलिस वाले ने एक लेडी जो कि मर्डर के केस में इन्वॉल्व थी, ठीक है, उसकी रिमांड मांग रहे थे, जुडिशियल रिमांड, पुलिस कस्टडी, वैसे उसको कहते हैं, रिमांड नहीं कहते लॉ में, पुलिस कस्टडी कहते हैं। तो वो पुलिस कस्टडी मांग रही थी। अब जो पुलिस कस्टडी वो मांग रहे थे लेडी की, मर्डर के केस में, उसमें उस लेडी के साथ एक 1.5 1 साल का बच्चा भी था, और कोई लीगल हेयर, कोई सॉरी, कोई वारिस, उसका कोई गार्डियन अवेलेबल नहीं था कोर्ट में कि वो बच्चा किसको दिया जाए। अब रिमांड के लॉ में ये लिखा हुआ है कि एक्यूज बी गिवन इन पुलिस कस्टडी, ठीक हो गया। एक्यूज मीन मुलजिम। अब मर्डर के केस में वो लेडी तो मुलजिम थी, लेकिन वो बच्चा मुलजिम नहीं था। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चे को आप कस्टडी नहीं दे सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग की गई कि अगर इस बच्चे को कस्टडी में इस औरत के साथ ना भेजा, और वो दूध पिलाती थी इसको, तो ये कैसे दूध पिलाएगी? ठीक हो गया। तो 3 दिन की कस्टडी थी। अब 3 दिन के लिए बच्चा कैसे भूखा रहे? कोई वारिस भी नहीं है, तो बच्चे को किसके हवाले किया जाएगा? और है भी वो साल डेढ़ का, या तो बड़ा होता थोड़ा सा। तो फिर रीजनिंग करके, हालांकि लॉ अवेलेबल नहीं है, तो रीजनिंग करके उस बच्चे को भी उस औरत के साथ पुलिस कस्टडी में भेज दिया, विद डिटेल ऑर्डर्स, जो डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि उसका ख्याल किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वगैरह वगैरह, डायरेक्शन दे दी थी पुलिस को। सो अब ये नया लॉ डेवलप हुआ, किधर से डेवलप हुआ? रीजनिंग से डेवलप हुआ, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे लॉ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर वो बच्चा जो है वो नहीं है, 1.5 1 साल का है, और दूध पी रहा है, और लेडी है, और कोई और वारिस नहीं है,
तो फिर बच्चे को पुलिस कस्टडी भी साथ ही दी जाएगी विद डायरेक्शंस के, उसका ख्याल किया जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। सो ये कहीं लॉ नहीं था, लेकिन ये कहाँ से फैसला आया? ये फैसला रीजनिंग से आया। ठीक है। मोस्टली क्रिमिनल कोर्ट्स में ऐसे ही होता है कि जहां पर क्रिमिनल कोर्ट्स में आपके पास लॉ कम होता है, मेजर डिसीजन आपने रीजनिंग से लेने होते हैं। सो डेली ऐसा होता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं जहां पे लॉ नहीं होता, लेकिन वहां पे डिसीजन रीजनिंग से लिया जाता है। सो रीजनिंग इज अ सोर्स ऑफ लॉ। मैंने एग्जांपल भी दे दी, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बता दी कि इस्लामिक लॉ में भी इसको कियास कहा जाता है एंड इट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। और अब आखिर में आ जाए, लास्ट इज दैट इज एक्यूटी, EQUITY एक्यूटी। पहले जरा लिख लें और फिर उसके बाद मैं लिखवाता हूँ कि एक्यूटी है क्या। एक्यूटी लिखिएगा जरा। एक्यूटी अलाउ द कोर्ट्स, आपकी किताब में एक दो पैराग्राफ है, लेकिन उसमें वो जो एक्चुअल चीजें लिखनी चाहिए थी वो नहीं है, तो वो मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए एक्यूटी, EQU, मैं इधर टाइप कर देता हूँ, EQUITY एक्यूटी। लिखिए एक्यूटी अलाउ द कोर्ट्स, कोर्ट से ओब्लिक डाल के लिखते हैं जजेस, दोनों के लिए। ठीक है। कोर्ट से मेरा मतलब जजेस है। नहीं नहीं बच्चे, ये अब्बास रीजनिंग के नीचे नहीं है, अदर सोर्सेज में पहला था रीजन, दूसरा है एक्यूटी। अदर सोर्स में ये सेकंड टाइप समझ लें। ठीक हो गया। उसमें अदर सोर्स में कोई और पांच चार पांच चीजें और भी आती है, लेकिन वो इतने रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। तो पहला आ गया था रीजन अदर सोर्सेज में, दूसरा आ गया एक्यूटी, नंबर 2 आ गया एक्यूटी। देखिए जी, एक्यूटी अलाउ द कोर्ट्स ओब्लिक जजेस टू यूज देयर डिस्क्रेशन, टू यूज देयर डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन होता है जिसको आप लोग नॉर्मली डिस्क्रीशन पढ़ रहे होते हैं। दिस वर्ड इज नॉट डिस्क्रीशन, दिस इज डिस्क्रेशन। स्वाबदीद जिसकी उर्दू है स्वाबदीद। इट अलाउ द कोर्ट्स टू यूज देयर डिस्क्रेशन एंड अप्लाई जस्टिस, एंड अप्लाई justice in accordance with natural law, in accordance with natural law। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, equity is set of maxims, equity is, मैंने इस चैट बॉक्स में लिख दिया मैक्सिम्स किसके लिए। equity is set of maxims। नेक्स्ट पॉइंट, equity is flexibility, equity is flexibility। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the quality of being fair and impartial, quality of being fair and impartial। equity is quality of being fair and impartial। अच्छा, अब जो है equity जो है, ये एक अल्टरनेटिव टर्म इसकी इस्लामिक लॉ में जो इस्तेमाल होती है वो है एस्तेसान। ठीक है। किताब का नाम है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ऑथर है सर अब्दुल रहीम। वो कहते हैं कि इस्लामिक लॉ में इक्विटी का जो अल्टरनेटिव है दैट इज एस्तेसान। तो मीनिंग दे रहा है कि इक्विटी का कॉन्सेप्ट इस्लामिक लॉ में भी है। अब थोड़ा सा सिर्फ ये जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखाई हैं, ये काइंडली फिजा पेश कर दें। ये आपके पेपर में नफ है, आपने ये लिख दिया, बस आपके पूरे मार्क्स हैं। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को समझा दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इक्विटी है क्या। समझाता ऐसी हूँ कि एक हदीस से मैं स्टार्ट करता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने सहाबा को मना फरमाया। ये काइंडली अब जरा फोकस पॉइंट्स के बजाय बजाय मेरे टॉपिक पे कर लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इक्विटी है क्या। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मना फरमाया कि जो सहाबा शराब की बोतल में पानी पी रहे हैं वो ना पिए, वो हराम है। बाद में ये खबर, इसकी खबर बाकी कुछ सहाबा को हुई और वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हजूर पाक ने कहा जी आप शराब की बोतल के बजाय चमड़े की मश्क इस्तेमाल करें, जो चमड़े की होती है ना, वो बना होता तो उसको मश्क बोलते थे, वो इस्तेमाल करें। कुछ सहाबा को इस चीज की खबर हुई, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम चमड़े की मश्क खरीद सकें। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, फिर वो लोग ऐसे करें कि शराब की बोतल्स को अच्छी तरह से धो के फिर उसमें पानी इस्तेमाल करें। अब जरा देखिएगा, सेइंग ऑफ द प्रॉफिट इज लॉ। हमारा इस्लामिक लॉ का जो दूसरा सोर्स है दैट इज सुन्ना। सुन्ना मीन सेइंग ऑफ द प्रॉफिट इज लॉ। अब इसमें हदीस भी आता है, डेफिनेटली सेइंग इज हदीस एक्चुअली। सो इट इज अ सेकंड सोर्स ऑफ लॉ एंड इट इज बाइंडिंग इन नेचर। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया तो वो लॉ बन गया। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ? द पर्पस ऑफ लॉ इज टू डेवलप ईज फॉर द पीपल, नॉट हार्डशिप। लॉ का मकसद है लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, मुश्किलात नहीं।
अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की बोतल से मना फरमाया, तो वो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं थे वो खरीद सके, उनके लिए मुश्किल हो गई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी लॉ में कि जी ठीक है जी, जो लोग ये नहीं कर सकते वो शराब की बोतल्स को फिर अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल कर लेते। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज लॉज एंड कॉल्ड एक्विटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेमैन कॉन्सेप्ट दूं या एग्जाम्पल दूं तो वो कुछ ऐसी दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। अब एक बंदा बीमार है, वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए आसानी कर दी, वो बैठ के पढ़ ले, वो लेट के पढ़ ले। सो मतलब ये हुआ कि जो लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है आसानी पैदा करने के लिए, तो वो एक्विटी कहलाती है। क्योंकि देखें, लॉ गलत नहीं होता, होता ये है कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो लॉ उस सिचुएशन में मुश्किल पैदा कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आसानी पैदा करना, चेंज करना इज कॉल्ड एक्विटी। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक कमरे में बंद हो गए हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मतलब 6-7 दिन गुजर गए और बस आप अब आपकी प्यास से डेथ होने वाली है। ठीक है। अब आपके पास और कुछ चारा नहीं है और उधर शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं। अब शराब नॉर्मल हालात में तो हराम है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी होगी है कि अब आप लॉ लॉ तो है, शराब हराम है, तो लॉ तो गलत नहीं है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में ये लॉ आपके लिए हार्डशिप प्रोवाइड कर रहा है। सो उन सर्कमस्टांसेस में, मुश्किल में, आपके लिए वो शराब हलाल हो जाएगी। ठीक हो गया? सही है। सो मतलब ये हुआ, लेकिन ये ज़हन में रहे अमल का दारोमदार नियत पे है। ये ना क्लास के बाद जाके कहें अपने दोस्तों के यार सर ने आज बता दिया कि एक्विटी के ऊपर शराब हराम से हलाल हो जाती है, सो उसको हलाल नहीं कर देना है। ठीक हो गया? सो इट इज हराम। ठीक है। सिर्फ मतलब ये है कि वो फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ इतनी पी सकते हैं कि आप जिंदा रह सकें। ठीक हो गया? सो एक हदीस, एक मैक्सिम भी है, अमल का दारोमदार नियत पे है। ठीक हो गया? तो आप खुद से इसको हलाल नहीं डिक्लेयर कर देंगे, मुश्किलात में आप सूरह अनफाल में, सूरह मायदा में जगह जगह आया हुआ है कि जो आपका वो है मुश्किल के टाइम पे आप हराम चीज आपके लिए हलाल कर दी गई है। सो अब आ जाते हैं एक्विटी के मेन कॉन्सेप्ट पे। एक्विटी के बेस्ड ऑन मेन मैक्सिम्स, मैक्सिम ये 12 मैक्सिम्स हैं। मैक्सिम जो होता है, मैक्सिम जो होता है, ये क्या होता है, जिस तरह इस्लामिक लॉ में इनको मकूले कहते हैं। मकूले क्या होते हैं? जैसे अमल का दारोमदार नियत पे है, तो इससे नंबर ऑफ लॉज डेवलप हुए हैं। इस मैक्सिम से अमल का दारोमदार नियत पे है, इससे नंबर ऑफ लॉज डेवलप हो गए हैं। इसी तरह जो कॉमन लॉ है, जो इंग्लिश लॉ है, इसके अंदर 12 मैक्सिम्स हैं। उनसे जो एक्विटी है वो टोटल 12 मैक्सिम पर बेस करती है और उनसे लॉ डेवलप होते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक मैक्सिम है, वन शुड नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज। ठीक हो गया? मतलब ये हुआ इस मैक्सिम का कि जब भी किसी जज के पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब या तो उसकी फैमिली का केस है या वो प्रॉपर्टी उससे रेलेवेंट है, तो वो उस केस को नहीं सुनेगा। अब ये मैक्सिम है। अब इस मैक्सिम से क्या लॉ बना? जुडिशियल एस्टा कोड। जुडिशियल एस्टा कोड वो है जो जजेस को डील करती है, रूल्स को बताती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि हर वो लॉ बन गया कि जब भी किसी जज के पास कोई ऐसा केस आएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, वो उस केस को नहीं सुनेगा बल्कि दूसरे जज को ट्रांसफर कर देगा। ठीक हो गया? अब ये जो लॉ बना है किससे बना है? एक्विटी से बना है। एक्विटी का कौन सा मैक्सिम है? वन शुड नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज। क्लियर हो गया? सो एम आई क्लियर कि व्हाट इज एक्विटी? Equity is actually flexibility in the law to develop ease for the people. ठीक हो गया? क्लियर है? ओके ग्रेट। चलें अब हम जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और नहीं सोहेब, बात ये अब अपने दोस्त को ट्रांसफर करेगा या उसको कहेगा फिर भी वही बात है ना, तो एक इम्पार्शियल बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? चले हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, इतनी डिटेल्स में जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि दोस्तों को ट्रांसफर कर दिया जाए और ये हो जाए। सो हम इस टाइम को वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे एक शॉर्ट नोट पे। हमारे पास बहुत टाइम का, मैं जल्दी से लिखिएगा। एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी। फिर इसको पोस्ट कर दीजिएगा काइंडली, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी। जल्दी से आ जाए, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया। एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी हमारा आज का टॉपिक है। एक शॉर्ट नोट हम कर रहे हैं। एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, लॉस अलग हो जाना। ठीक हो गया? एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी। अच्छा, इसमें पहले जरा लिखिए ऑक्यूपेशन, जल्दी से ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जल्दी से लिखिए जी। लिखिए ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन कंसिस्ट इन, ऑक्यूपेशन कंसिस्ट इन establishing sovereignty,
ये हम डिफरेंस लिख रहे हैं ऑक्यूपेशन और सब्जुगेशन के बीच में, हम डिफरेंस लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशन एंड सब्जुगेशन। तो पहले मैं ऑक्यूपेशन लिखा रहा हूँ, जरा तेज बोलूंगा, जो लोग रह गए वो फिक्र ना करें, फिजा उनको पोस्ट कर देगी, ठीक है। ऑक्यूपेशन कंसिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग सॉवरेनिटी ओवर ए टेरिटरी not under the authority of not under the authority of any other state, not under the authority of any other state, whether newly discovered or an unlikely case, abandoned by the state, abandoned by the state, formerly in control, ये previously लिख लें, previously in control। ये डेफिनेशन स्टार की है, STARKE, स्टार। नेक्स्ट आप जल्दी से लिखें सब्जुगेशन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं दोनों को। सब्जुगेशन, लिखिए स्टेट सब्जुगेटेड, state subjugated was previously under the sovereignty of another state, under the sovereignty of another state। अच्छा, ये फिजा काइंडली जल्दी से पेश कर दीजिएगा। अब आते हैं जी कि ये है क्या, दोनों को जरा समझते हैं। एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी में हम ये पढ़ने लगे हैं किस मेथड से एक टेरिटरी एक्वायर होती है और किस मेथड से एक स्टेट से एक टेरिटरी लॉस हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब जरा इसको पढ़ने से पहले, जाने से पहले, जो टाइप्स हैं उनकी, उनमें जाने से पहले हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है और सब्जुगेशन क्या होता है, क्योंकि कुछ मेथड्स ऑक्यूपेशन में फॉल करेंगे, कुछ सब्जुगेशन में फॉल करेंगे। ऑक्यूपेशन जरा देखिएगा, थोड़ा नोट्स की तरफ ध्यान कम दे और जल्दी से मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। ऑक्यूपेशन क्या होता है इसको समझ लें। लेट्स से एक आइलैंड है कहीं पे खाली, ठीक है, उस पे पहले से किसी की टेरिटरी नहीं, किसी की सॉवरेनिटी नहीं है, मतलब किसी की हकमियत नहीं है, और एक स्टेट जाके उस आइलैंड पे कब्जा कर लेती है, तो हम कहेंगे उसने उसकी ऑक्यूपेशन की है। और अगर वो आइलैंड पहले से किसी की हाकमियत में था, पहले से किसी स्टेट की उस पर सॉवरेनिटी थी, और एक स्टेट गई और उसने जाके कब्जा कर लिया, दिस इज कॉल्ड सब्जुगेशन। सो दोनों में फर्क ये है ऑक्यूपेशन और सब्जुगेशन में, कि आप किसी टेरिटरी पे कब्जा करते हैं जिसपे पहले से किसी की हाकमियत ना हो तो वो ऑक्यूपेशन कहलाएगी, और अगर आप किसी टेरिटरी पे जाके कब्जा कर लेते हैं जो पहले से किसी की हाकमियत रखता होगा, दिस इज कॉल्ड सब्जुगेशन। अब जरा जल्दी से एडिंग ने मोड्स ऑफ एक्विजिशन, जल्दी से जी, मोड्स ऑफ एक्विजिशन, बहुत कम हमारे पास टाइम है। मोड्स ऑफ एक्विजिशन, पहला लिखिए जल्दी से प्रेस्क्रिप्शन, PRESCRIPTION, प्रेस्क्रिप्शन, PRESCRIPTION, प्रेस्क्रिप्शन। लिखिएगा पीसफुल एक्सरसाइज ऑफ डिफेक्टो पीसफुल एक्सरसाइज ऑफ डिफेक्टो सॉवरेनिटी, मैंने मैसेज में डिफेक्टो की स्पेलिंग लिखे हैं, डिफेक्टो सॉवरेनिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, over a territory subject to the sovereignty of other, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा ये है क्या। डिफेक्टो और डिजोर दो वर्ड्स अक्सर आपके सामने आएंगे, ये होते क्या है ये जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा जरा प्लीज जल्दी से इसको समझ लें। डिजोर होता है कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और दैट एग्जिस्टेंस इज प्रॉपर,
और डिफेक्टो का है कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है बट दैट एग्जिस्टेंस इज इम्प्रॉपर एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं दो सेंटेंसेस बनाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। प्रेसिडेंट मुशर्रफ वॉज डिफेक्टो प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। कैसे जी? वो प्रेसिडेंट की सीट पे एग्जिस्ट तो कर रहा था, उसकी एग्जिस्टेंस तो थी, लेकिन वो एग्जिस्टेंस प्रॉपर नहीं थी क्योंकि वो एट द सेम टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। ठीक हो गया। एट द सेम टाइम वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। ठीक हो गया। अब प्रेसिडेंट जरदारी वॉज डिजोर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब प्रेसिडेंट जरदारी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के अकॉर्डिंग आया, इलेक्शन हुए, सब कुछ हुआ। सो प्रेसिडेंट की सीट पे एग्जिस्ट कर रहा था और वो एग्जिस्टेंस प्रॉपर एग्जिस्टेंस थी। सो कोई चीज अगर प्रॉपरली एग्जिस्ट कर रही है तो उसको कहते हैं डिजोर प्रेसिडेंट। हाँ, बाय लॉ भी कह सकते हैं, सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट, मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं डिटेल में जा रहा। कोई कहते हैं लीगल, कोई कहते हैं इलीगल, वो सारी चीजें, बट उनसे इंटरप्रिटेशन में बड़ा फर्क आ जाता है। सो किसी चीज का एग्जिस्ट होना और वो प्रॉपर एग्जिस्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिजोर। और किसी चीज का एग्जिस्ट होना और वो प्रॉपर नहीं है तो उसको कहते हैं डिफेक्टो। अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो मैं क्रैमिंग का तरीका भी स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ साथ साथ, क्रैमिंग मीन के रट्टे का तरीका कि कैसे करना है। तो देखें, एफ फॉर फॉल्ट, तो फॉल्ट एग्जिस्टेंस इज डिफेक्टो। देखें डिफेक्टो, डिफेक्टो भी एफ से हो है, तो फॉल्ट एग्जिस्टेंस इज डिफेक्टो। क्लियर हो गया। सो कोई चीज प्रॉपर एग्जिस्ट कर रही है दैट इज डिजोर, कोई चीज प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रही है दैट इज डिफेक्टो। अब जरा आते हैं जल्दी से प्रेस्क्रिप्शन, पहले वो देखते हैं प्रेस्क्रिप्शन है क्या। देखें, प्रेस्क्रिप्शन का अगर आप अपनी स्टेटमेंट जो मैं लिखवाई उस पर गौर करें, चार चीजें हैं। पहली चीज है पीसफुल एक्सरसाइज, नंबर वन। दूसरी है डिफेक्टो सॉवरेनिटी, टू। तीसरी है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। और चौथी है ओवर ए टेरिटरी विच इज सब्जेक्ट टू द सॉवरेनिटी ऑफ अदर। इस पे मैं लेकर जाऊंगा थोड़ा सा, अभी कश्मीर इशू पे नहीं जा रहा, लेकिन इधर एग्जांपल दे देता हूँ। कश्मीर में, कश्मीर पे देखें, इंडिया की चारों में से कौन से पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं? पीसफुल एक्सरसाइज नहीं हो रहा जी फुलफिल। डिफेक्टो है या डिजोर? आप लोग रिप्लाई करेंगे यस इट इज डिफेक्टो, क्योंकि प्रॉपर एग्जिस्टेंस इंडिया की उधर नहीं है, प्रॉपर सॉवरेनिटी नहीं है। थर्ड, लॉन्ग टाइम हो चुका है। लॉन्ग टाइम कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वाशिंगटन साइन हुई थी 1871 में, जिसको स्टेट्स मोस्टली फॉलो करती है, उसमें 20 ईयर्स लिखा हुआ लॉन्ग टाइम, तो वो भी हो गया पूरा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है आखिरी चीज, ओवर ए टेरिटरी विच इज सब्जेक्ट टू द सॉवरेनिटी ऑफ अदर्स। ठीक है। तो डेफिनेटली वो एक ऐसी सॉवरेनिटी पे उसने कब्जा किया जो पहले से किसी की, ऐसी टेरिटरी पे जो पहले से किसी की सॉवरेनिटी। तो इंडिया के ने तीन पॉइंट्स फुलफिल कर लिए कश्मीर के। ठीक हो गया। लॉन्ग पीरियड भी फुलफिल कर लिया, डिफेक्टो सॉवरेनिटी भी फुलफिल कर ली, दूसरी जो आखिरी पॉइंट भी फुलफिल कर लिया। लेकिन पीसफुल वाला पॉइंट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। जिस दिन कश्मीरी और पाकिस्तानी खामोश हो जाएंगे और इसको रेजिस्ट करना और एजिटेट करना खत्म कर देंगे इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया का चौथा पॉइंट भी फुलफिल हो जाएगा और इंडिया कहेगा वी हैव एक्वायर्ड कश्मीर थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान और जो कश्मीरी है वो इस इशू पे खामोश नहीं रहते, वरना अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उनकी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाए जल्दी से, लिखिए जी एक्रीशन। एक्रीशन, ACCRETION, एक्रीशन। एक्रीशन होता है बाय नेचुरल कॉज। एक्रीशन होता है बाय नेचुरल कॉज, इसके आगे लिख लें थ्रू नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में गवादर के पास समुंदर में जलजला आया और एक आइलैंड अपीयर हो गया था। ठीक हो गया। और वो आइलैंड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर था, तो लिहाजा वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया। तो हम कहेंगे पाकिस्तान हैज एक्वायर्ड दैट लैंड थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ठीक है। कोई भी चीज नेशनल कैलेमिटीज के सेंस में आपके पास आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वन, दैट इज सेशन, CESSION, CESSION, सेशन। सेशन होता है कि जब एक स्टेट, यहां लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन टेरिटरी में बी वॉलंटरी और टेरिटरी में बी वॉलंटरी और इट मे बी अंडर कंपल्शन be transferred to another state, transferred to another state।
अच्छा, आपकी बुक में इनके ऊपर एक एक पैराग्राफ सबके ऊपर लिखा हुआ कि वो ये शॉर्ट नोट है, तो उसमें एग्जांपल्स और सब कुछ लिखा हुआ, इसलिए मैं एग्जांपल्स और उन पॉइंट्स पे नहीं जा रहा जो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ, ठीक हो गया? इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, सेशन ये होता है कि जब एक स्टेट में भी अपनी मर्जी से या कंपल्शन ट्रीटी के तहत, ठीक हो गया, जो भी फॉर्म है कंपल्सरी या मर्जी से ट्रीटी करके अपनी टेरिटरी दूसरे को ट्रांसफर कर देती है, ठीक हो गया? तो दैट इज कॉल्ड सेशन। ठीक हो गया? यस, यस, गुड, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, बाकी भी एग्जांपल है, लास्ट का एग्जांपल है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, ठीक हो गया? सो दिस इज कॉल्ड सेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए एनेक्सेशन। एनेक्सेशन, एनेक्सेशन, ANNEXATION, एनेक्सेशन। इधर लिखें जी, व्हेन स्टेट कॉन्कर्स अ टेरिटरी, व्हेन स्टेट कॉन्कर्स अ टेरिटरी। ये मैं इसलिए डिटेल में नहीं लिखवा रहा कि किताब में ये चीजें लिखी हैं, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। अच्छा, एनेक्सेशन क्या है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट पर अटैक करती है और अटैक करके उसको फतह कर लेती है। फतह का मतलब कि उसने उस पर अटैक किया और उसको कॉन्कर कर लिया। तो उसने जो एरिया कब्जे में किया है, तो हम कहेंगे कि दिस स्टेट हैज एक्वायर्ड टेरिटरी थ्रू प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन एंड दिस इज इलीगल मोड। ठीक हो गया? सीरिया अभी तक एनेक्स नहीं हुआ बच्चे। अच्छा, सो एनेक्सेशन इज क्लियर कि एक स्टेट ने फतह करके उसके उस कब्जा कर लिया, दैट इज कॉल्ड एनेक्सेशन एंड इट इज इलीगल मोड ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड अंडर इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट लिखिएगा, एनेक्सेशन के बाद लीज। लीज, लीज ये है कि इसमें दो पॉइंट्स लिख लें जो बुक में नहीं है और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे लिखिएगा, ओनरशिप रिमेन विद पेरेंट स्टेट बट पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। ओनरशिप रिमेन विद पेरेंट स्टेट बट पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। लीज में क्या होता है कि दो स्टेट लीज एग्रीमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे चाइना अगर लीज एग्रीमेंट साइन कर लेता है जी, गवादर पूरे का पूरा और सारा कुछ वो हमें लीज पे दे दिया जाए, ठीक हो गया? अब होगा ये कि ओनरशिप मालकियत जो है वो पाकिस्तान पेरेंट स्टेट की रहेगी, लेकिन पोजेशन जो है वो ट्रांसफर कर देंगे टिल द टाइम ऑफ लीज। जो 10 साल 20 साल जो भी लीज का टाइम पीरियड होगा, वो उस टाइम तक उसको हो जाएगा। सो हम कहेंगे चाइना हैज एक्वायर्ड गवादर थ्रू प्रोसेस ऑफ लीज, थ्रू मोड ऑफ लीज। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखिए प्लेज, PLEDGE, प्लेज। प्लेज में भी सेम यही लिखेंगे, लेकिन एक चीज होती है, फर्क क्या होता है कि स्टेट लोन ले लेती है। मसलन जिस तरह आप लोग ऐसे करते हैं, बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं तो अपनी जमीन गिरवी रखवा लेते हैं, ठीक हो गया? अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखवा लेते हैं। सेम इज केस इन हेयर। फॉर एग्जांपल, अमेरिका जो है, पाकिस्तान जो है अमेरिका से लोन लेता है। अमेरिका कहता है एक शर्त पे लोन दूंगा कि हमारी कंडीशन ये है कि आप गवादर को हमें प्लेज करें। तो फिर क्या होता है कि हम गवादर उनको प्लेज कर देंगे। प्लेज मीन के उनके पास गिरवी पड़ा रहेगा, और जब तक हम लोन वापस नहीं करेंगे तो तब तक वो उससे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उस एग्रीमेंट की। सो प्लेज इज कि आप लोन लेते हैं और लोन के बदले आप क्या कर देते हैं, उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो हम कहेंगे अमेरिका हैज एक्वायर्ड गवादर या दिस टेरिटरी बाय प्रोसेस ऑफ प्लेज। नेक्स्ट लिखिएगा प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड को आगे यूनाइटेड नेशंस में मैं डिटेल में समझाता होता हूँ, अभी इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। सिंपल ये है, प्लेबिसाइड के वोटिंग प्रोसेस के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाए जाते हैं, वोट्स करवाए जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं, तो कश्मीर जो है वोटिंग दे देता है पाकिस्तान के फेवर में, तो वो कश्मीर बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान हैज एक्वायर्ड दिस कश्मीर टेरिटरी या दिस वैली या टेरिटरी थ्रू प्रोसेस ऑफ प्लेज। ठीक हो गया? बड़े सिंपल से हैं। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में कहा था कि ये शॉर्ट नोट्स इतने आसान हैं कि सिर्फ एक रीडिंग की देर होती है, इसलिए मैं इसको करवाता नहीं हूँ। और आखिरी पॉइंट लिख लें, न्यूली इमर्ज स्टेट। एक पैराग्राफ है किताब में पढ़ ली कि न्यूली इमर्ज स्टेट, कि एक नई स्टेट इमर्ज होती है कॉलोनी से या किसी भी तरह, और वो अलग होकर किसी एक स्टेट के साथ जा मिलती है। तो हम कहेंगे दैट स्टेट इज रिक्वायर्ड बाय दिस प्रोसेस। ये है ना सारे, कह रहा हूँ, है ना, तो दूसरी क्लास में थी। फिजा ये सबको पोस्ट काइंडली बच्चे कर दें। ये सारी सारी पेश कर दें इकट्ठा जल्दी से, प्लेबिसाइड, प्लेज एंड वो। अच्छा जी, अब ये तो सारे हो गए मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक हो गया? अब आगे जाते हैं, जरा लिखिएगा मोड ऑफ लूजिंग टेरिटरी। मोड ऑफ लूजिंग टेरिटरी, और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जरा देखिएगा। ये जो इसने फिजा ने पोस्ट की है, इनको जरा देखिए प्लीज। जैसा फॉर एग्जांपल एक्विजिशन है, आइलैंड आया, एक्वायर किया, तो हम कहेंगे एक्वायर्ड।
और आइलैंड अगर गायब हो गया, जलजिला आइलैंड पानी में चला गया, या फॉर एग्जांपल हम अगर मालदीव्स की एग्जांपल लें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसके जो आइलैंड्स हैं वो डूबते जा रहे हैं, पानी में सबमर्ज होते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि मालदीव्स हैज लॉस्ट दोस टेरिटरी थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ठीक हो गया। उसका रिवर्स सेशन में एक एक जिसने ट्रीटी की, जिसको दी उसने एक्वायर किया, जिससे गई उसने लूज किया। एनेक्सेशन में जिसने कॉन्कर करके अपने साथ मिलाया उसने एक्वायर किया, दूसरे ने लूज किया। एंड सेम केस फॉर अदर्स। सो एक चीज आप ऐड कर लेंगे, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट जिसकी बंगाल की एग्जांपल है, जिस तरह रिवॉल्ट क्या हुआ, बगावत हुई और बंगाल हमसे अलग हुआ, तो हम कहेंगे पाकिस्तान had lost that territory through process of revolt। ठीक हो गया। सो इन सब प्रोसेस को आप उल्टा करेंगे तो ये मोड ऑफ लूजिंग टेरिटरी बन जाते हैं। आप लोग समझ आ गई है? ये आपकी बुक में लिखा हुआ है सेम, लेकिन पेपर में आप नहीं लिख देना कि इनको रिवर्स करके लिखना। यू हैव टू मेंशन दिस वन बाय वन अगेन। मोड ऑफ लूजिंग टेरिटरी। ये गॉट इट जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मोड ऑफ लूजिंग टेरिटरी क्या है? यस बच्चे, सेम ही यस, सो दैट मैं क्लियर हो जाऊं आपको क्या आ गया। ओके okay. अच्छा, अब आखिर में एक चीज के, एक सेकंड सिर्फ प्लीज। अच्छा, स्टूडेंट से ये चीज है, स्टूडेंट काइंडली एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक एक तो पहले ये नोट कर लें, ये मैं लिंक भेज रहा हूँ फेसबुक का, बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं, और साथ में आईडी भी भेज देता हूँ। आईडी से फेस कर लें या इधर लिंक पे क्लिक कर लें। तमाम स्टूडेंट्स इधर काइंडली चले जाएं और इधर जाकर अपना नेम एंड बैच नंबर काइंडली मैसेज कर दीजिएगा। उन स्टूडेंट्स को एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ग्रुप में चले जाएंगे, जिसमें आपके लिए नोट्स और सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ऑलमोस्ट सॉल्व एमसीक्यूज भी हैं, पास और सारा कुछ। नंबर वन। सेकंड ये हो गया कि आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करनी है काइंडली कि आप लोग थोड़ा टाइम पर आ जाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि बस 5 मिनट से ज्यादा वेट ना किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी टाइम कम होता है। दो चीजें हो गई। एंड तीसरी चीज ये हो गई कि आपने मैं आप लोगों की कल से डबल क्लास रखवा देता हूँ, सो दैट हमारे पास, मैं भी एकेडमी शायद मैं आज पता कर लूंगा, मंडे और ट्यूसडे तक ऑन है। तो ट्यूसडे तक हमारे 4 और लेक्चर हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 50-60% लेक्चर हम कवर कर लेंगे। तो होप एवरीवन एग्री विद दिस कि हम डबल क्लासेस रखवा लें आप लोगों की। इज इट ओके फॉर यू पीपल? यस सेमी यस, आई नीड वोट। तो उसमें एटलीस्ट फायदा हो जाएगा कि ईद से पहले पहले मेरा दिल है कि 50 to 60% कोर्स हम लोग कर लें। ठीक हो गया। अब्दुल्ला शाह, आप मुझे फेसबुक पे जब मैसेज करेंगे तो हम उधर डिस्कशन कर लेंगे आपका ये जो अपने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन अभी क्योंकि टाइम नहीं है, तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, गुलाम अली का एक नो आया है। गुलाम, आप कोशिश थोड़ा सा करेंगे प्लीज कि किसी तरह कर सके, क्योंकि ज्यादा लोग यस कह रहे हैं। तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि एटलीस्ट आपका ईद से पहले 50-60% कोर्स कवर हो जाएगा। तो क्योंकि ईद के बाद आगे और बैचेस भी आ जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत टाइम स्केड्यूल जारी बात है सबको देना पड़ेगा, तो आपकी क्लास में काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको बेनिफिट है, अभी बैचेस थोड़े हैं तो जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश कर लें। चलें, आज मैं अकेडमी बात करता हूँ आतिफ साहब से कि वो क्या कहते हैं। तो अगर हुआ तो पॉसिबिलिटी, तो आगे मैं आप लोगों की डबल क्लासेस रखवा दूंगा। ठीक हो गया। मैं जरा देख लूँ क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, एक चीज मैं जरा बता दूं, जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेशली अनिला, मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई में ये कह रहा हूँ कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल तो लास्ट क्लास में पूरा लेक्चर होगा 1 घंटे का कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो हमारा इंशाल्लाह कल के लेक्चर में होगा अनिला। तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे सोर्सेज में से जो क्वेश्चन आता है वो भी हम इंशाल्लाह वही क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अनिला, यू गॉट इट? हाँ जी। ऐसा है कि अब्बास, वीक डेज में ओनली क्लास पर डे होती है, बट मैं भी जो एक और बैच था वो लोग एग्री हो गए थे, तो उनके एटलीस्ट मैंने डेली क्लासेस ले लेके 6 to 7 लेक्चर्स मैंने कवर करवा दिए हैं। तो वो कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग आ सकते हैं तो इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मैं पूछ लूंगा सर से। ठीक है। कोई जॉब्स पर हैं तो मुझे बता दें। अब्बास, आप वर्किंग में हैं? अच्छा अच्छा। फिर क्या किया जाए, क्योंकि फिर लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के रह जाएंगे। वर्किंग, 2 लोग वर्किंग के हमारे पास आ रहे हैं। गुलाम है, कामरान भी वर्किंग पे है, तो आप लोग अवेलेबल नहीं है फिर। चले फिर ऐसे करेंगे फिर।
चले मैं फिर ऐसे ही कर लेंगे कि हम लोग फिर इंशाल्लाह ताला एक ही क्लास रखवा लेंगे, ठीक है। चलें फिर हम इस पे नहीं जाते क्योंकि 2-3 लोग जॉब पे, तो फिर हम ऐसे कर रहे हैं कि हम एक ही कर लेंगे, ठीक है। चलें, ओके जी, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप लोग काइंडली वो लिंक ज्वाइन करके रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। और फिजा आपने काइंडली मुझे वो नोट्स साथ मैसेज कर देने हैं उस पे फेसबुक पे प्लीज, वर्ल्ड में पीडीएफ में और वर्ल्ड दोनों में, ठीक है। और ये डेली के मतलब मेरे बताए बगैर आप काइंडली कर दीजिएगा, मैं उधर से उठा लिया करूंगा वो नोट्स, ठीक है। थैंक यू फिजा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।